तो हम कैसे कहें कि ये आदिवासी ही हैं? बड़ा ही सुंदर प्रश्न था ये। और इस आलोक में मैंने थोड़ी सी छानबीन करनी शुरू की, और जब मैंने छानबीन की तो मुझे लगा कि ये प्रश्न तो बिना अर्थ के हैं, अर्थहीन हैं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। इनका तो कोई अर्थ ही नहीं है। सही बात है, आदिवासी जो शुरू से रह रहे हैं जिस भूमि पर, उनका एक अपना भूभाग होना चाहिए, उनकी एक अपनी ज्योग्राफी होनी चाहिए, और उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, उसको संरक्षण मिलना चाहिए उनके अपनी ओर से। सरकार की ओर से मैं नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि उन्हें अपने को इतना मजबूत करना होगा कि उनकी जो संस्कृति है वह बची रहे। दोस्तों, ये तो दर्शन का बड़ा ही केंद्रीय प्रश्न रहा है हर समय में। मैं कौन हूँ, वो अहम, कहाँ से आया, कहाँ की धरती से मैं आ रहा हूँ, कहाँ के आकाश से मैं अवतरित हुआ। तो ये तो बड़ा ही स्वाभाविक प्रश्न है जो मानव मन में हमेशा से उठता रहा है, और हम सभी दार्शनिक इन प्रश्नों के साथ उलझे हुए रहते हैं, उनको सुलझाने में लगे रहते हैं, और तब हमारा कुछ दार्शनिक समाधान उत्पन्न होता है। लेकिन वह समाधान भी सार्वभौम नहीं होता है, वह भी आंशिक ही रहता है। तो इस पृष्ठभूमि को अगर देखें और तब हम अगर बात करें जनजातीय जीवन दर्शन की, तो सही में यहाँ पर बड़ी ही घालमेल लगता है। लेकिन मैं बताऊं कि आदिवासियों की जो संस्कृति को छोड़ दें, संस्कृति तो अपना रिफ्लेक्शन है, अपने विचारों का रिफ्लेक्शन ही संस्कृति होता है, मैं इसे मानती हूँ। जो परंपराएं चली आती हैं वो संस्कृतियों में रचती बसती हैं, और संस्कृति जो है वह हमारे विचारों का रिफ्लेक्शन होता है। ये मेरा मानना है। आप कितने सहमत हैं मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि यही दर्शन होता है। दर्शन उलझे हुए प्रश्नों का नहीं, बल्कि उलझे हुए प्रश्नों को सुलझाना दर्शन है। मेरे हिसाब से मैं अपनी बात यहाँ कहूँगी, और मैं माफ़ी मांगूंगी कि मैं किसी प्रकार का रेफरेंस लेकर नहीं आई हूँ। जो कुछ भी है वह मेरा अपना अनुभव और मेरे अपने विचार हैं, जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, मैंने बताया कि मैं झारखंड में रहकर पढ़ी, यहीं से मैंने अपना उच्चस्थ जो डिग्री होती है वह भी प्राप्त किया। तो काफ़ी समय मुझे यहाँ बिताने को मिला, और इसके साथ साथ एक पृष्ठभूमि और बनी कि मेरे पिताजी, थोड़ा सा पर्सनल हो जा रहा है लेकिन नमक के समान ये है, ग्रहण करेंगे इसे, कि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, जगह जगह परिवर्तन होता था, जगह स्थान परिवर्तन। तो एक बार 2 टर्म उन्हें दुमका और देवघर में रहने का मौका मिला। वहाँ हमारे स्टाफ जो होते थे, स्टाफ में अधिकतर संख्या वनवासियों की थी। तो इसलिए उनके साथ और कुछ शौक नहीं रहा मेरा उनसे बातचीत करने का, उनके बारे में जानने का। उनके घर कभी कभी चले जाते थे देहात में, वहाँ से आलू उठा कर ले आते थे। तो इससे बहुत सारी बातें जानने का अवसर मुझे मालूम हुआ कि वो कैसे विचार करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं। समय की थोड़ी सी कमी है, मैं उसको समझती हूँ, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूँगी कि यहाँ रांची यूनिवर्सिटी में जहाँ हम लोगों का दर्शन शास्त्र विभाग था, वो पुरानी बिल्डिंग फिराइलाल के पास जो बड़ी सी लाल वाली बिल्डिंग हुआ करती थी, उसी में एडमिनिस्ट्रेशन भी था।
ऑफिस भी फीस हम लोग वहीं भरते थे और उसी में पढ़ाई भी होती थी। तो एक प्रभाग ऐसा था जिसमें कि दर्शन शास्त्र विभाग था, उसकी कक्षाएं लगती थी और ठीक सामने एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट था, मानव शास्त्र विभाग, जन शास्त्र विभाग। तो जन शास्त्र तो थोड़ा सा भारी भरकम लगता है, बट मानव शास्त्र सही लगता है शब्द। तो मानव शास्त्र विभाग में मैं अक्सर चली जाती थी देखने के लिए, बस उत्कंठा से थोड़ी सी रहती थी कि क्या है यहाँ देखें। और वहाँ पर कुछ मुझे देखने का जो अवसर मिला, तो इन सारी बातों से मिल करके जो मैंने कुछ पकाया, कुछ बनाया, वह मैं आपको परोसना चाहती हूँ। सिर्फ 10 मिनट मुझे है, 10 मिनट से मैं लेंगी आपका। दोस्तों, जो बात पढ़ने में, सुनने में, देखने में, अनुभव करने में आई, उसका सार तत्व ये रहा, जल जीवन, जल जंगल जमीन, ये 3 बातें आधारभूत हैं, जल जंगल और जमीन आदिवासियों के लिए। अब आदिवासी क्यों कहलाए, मानव शास्त्र में उसके लिए क्या खोज की गई, इन सब बातों पर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे से ज़्यादा ज्ञानी बैठे हुए हैं लोग, इसलिए मैं उसमें फंसना ही नहीं चाहती, उस जाल में। मैं अपने अनुभव को ही, जो मैंने मथा बनाया, जो नवनीत निकाला, वही मैं आपके सामने रखती हूँ। मैंने महसूस किया उनके बीच जाकर कि वो मिट्टी से लिपे हुए घरों में रहते हैं, उस पर बहुत सुंदर सी चित्रकारी होती है, और ये चित्रकारी, ये बनावट, ये सजावट, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक वस्तु से होती हैं। कहीं भी कोई मिलावट, किसी तरह की आर्टिफिशियल चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। तो वह जो प्रकृति के इतने नज़दीक है, जंगलों में रहता है, कोई आडंबर नहीं है उसके पास, वो सादा जीवन व्यतीत कर रहा है, किसी प्रकार की बनावटी चीज़ें उसके पास नहीं है, और कम से कम रिसोर्सेज में वह अपना काम करता है, और काम ही नहीं करता है, खुश होकर के जीवन व्यतीत करता है। तो ये खुशी जो है, ये खुशी एक तत्व बन जाता है दर्शन का, दार्शनिक तत्व है प्रसन्नता। बुद्ध भगवान ने सारा जीवन बिता दिया उसी प्रसन्नता को ढूंढने में, और हमारे आदिवासियों के लिए वह सामान्य सी बात है जिसे हम नहीं समझ पाते। हम शहरी लोग, हम शहरों में रहने वाले, हम आडंबर सहित एसी, इधर एसी, उधर एसी, इधर कूलर और क्या क्या नहीं विलासिता की चीज़ें होती हैं जिसके बीच में हम पड़े रहते हैं। क्या दर्शन होगा उसका, क्या मानसिक सोच होगी उसकी? निश्चय ही ये सोच अलग होगी उन भाइयों और बहनों की जो आदिम काल से, प्रिमिटिव एज से, अब प्रिमिटिव एज कब शुरू हुआ ये फिर विवाद का विषय है। उसमें लोग लगे हुए हैं अध्ययन करने में, और किस तरह के शारीरिक बनावट वाले लोगों को क्या नाम दिया जाएगा, कोल कहा जाएगा, किरात कहा जाएगा, भील कहा जाएगा, गोंड कहा जाएगा, वे संथाल होंगे या क्या होंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इस चीज़ के लिए अध्ययन चल रहा है, अध्ययन करने वाले जो लोग हैं उस पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन जो मैं बात कहना चाहती हूँ वह जल, जंगल और जमीन की सिर्फ करना चाहती हूँ। उसमें कोई तीसरा तत्व नहीं आता है। हाँ, इन 3 तत्वों में एक बात और आती है, वह है इनका नेचर, स्वभाव। और एक जगह मैंने कहीं पढ़ा कि कन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, एडवेंचर एंड कल्चर, दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ। कन्फ्लुएंस ऑफ मतलब एक जगह मिश्रण होना प्रकृति का
उसके साथ साथ एडवेंचर, साहसिक कारनामों का, और फिर उसके साथ मिल करके एक कल्चर बनता है, एक संस्कृति बनती है, और यही है आदिवासियों का कल्चर। इन तीनों का कॉन्फ्लुएंस दिखता है, और इसलिए मैं यहाँ आकर फिर बिरसा मुंडा भगवान को आदर सहित नमस्कार करती हूँ। उनकी यह धरती है, वीरों की भी धरती है। और दोस्तों, शायद आप में कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे कि हमारी जो सरकारी नेशनल डिफेंस एकेडमी है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, सब जानते होंगे कि वहाँ से पढ़कर लोग निकलते हैं, और हमारी जो सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं में, तीनों विंग में वहाँ से बच्चे जाते हैं ऑफिसर बनकर, और देश की रक्षा में लग जाते हैं। ये मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात ये है कि हर बैच जो वहाँ से निकलता है सर, और बेस्ट कैडेट का जो अवार्ड दिया जाता है वहाँ, बेस्ट कैडेट के अलंकरण से जो अलंकृत किया जाता है, वह एक आदिवासी के नाम पर। आसाम के रहने वाले, आप जानते हैं कि भारत के सभी भागों में, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सभी जगह हमारे आदिवासी भाई बसते हैं। हर क्षेत्र में है, ऐसा नहीं है। हाँ, शहरी क्षेत्रों में हम मेरा तो जो विषय रहा वह, मैं थोड़ी सा भटक जा रही हूँ। वो विषय है जो मैंने टॉपिक दिया है सर, कि जनजातीय जीवन दर्शन और वर्तमान समय की चुनौतियाँ। तो इसलिए अब ज़्यादा ये नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ। जल जंगल जीवन आडंबर विहीन एक जीवन देता है, और उस जीवन का संदेश हमारे लिए है, बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन हमारे ऐसे भाइयों को कहीं किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। वे अपनी टेरिटरी में, अपने प्रदेश में बड़ी सुंदरता से रहते हैं। सुंदरता से इसलिए कि उनके सामाजिक संगठन की कुछ विशेषताएं होती हैं। अभी मैडम ने कहा था कि ये आदिवासी तरह तरह के जो त्योहार मनाते हैं, वह त्योहार भी उनके जीवन का दर्शन एक तरह से दिखाता है। त्योहार भी मनाते हैं, सब चीज़ का मतलब है, और मतलब ये है कि उसमें कहीं भी भेदभाव नहीं है। कोई पाप पुण्य का, किसी तरह का डिवाइडेड लाइन नहीं है। जो हम मानवता के लिए करते हैं, जो हम अपने भाइयों के लिए, मानवता नहीं, भाइयों के लिए जो करते हैं वह पुण्य है। जो नहीं करते हैं, उनका जो हम कुछ बिगाड़ते हैं, तो वह पाप है। यहाँ पाप पुण्य की परिभाषा ही बदल जाती है। तो ये है उनका जीवन दर्शन। और सरना, अभी आप आते जाते देखते होंगे, यहाँ पर एक पार्क है बहुत बड़ा सा, और वहाँ पर लिखा हुआ है सरना स्थल। नहीं ध्यान दिया है तो बाहर से आने वाले जो भाई लोग हैं वो ध्यान देंगे। सरना स्थल, ये सरना क्या है? न शरण है इसमें, न शरण है। शाब्दिक रूप से अगर देखने जाए तो ये उनकी अपनी भाषा का शब्द है, निकलता है, और उस भाषा का अर्थ सर अद्वैत है। अद्वैत में हम कहते हैं सो अहम, मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो, हमारे तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। तो ये हम बड़ी ही वेद उपनिषदों के बोझ तले से निकल करके उसमें से कुछ मत करके लाते हैं। बट आदिवासी भाई हमारे इतने सरल हैं कि बड़ी सरलता से कहते हैं कि भैया जो मैं हूँ वही तुम हो, और इसमें कोई भी ऐसी दांव पेच वाली बात नहीं है। सरलता पूर्वक ये कहो, और इसीलिए हम एक दूसरे की मदद करते हैं, और इसलिए पर्व भी उनके उसी तरह के होते हैं। उनका जो भाव है, उनकी जो पूजा है, वह सरना है, और सरना से ही बहुत सारे उनके पर्व हैं। जैसे अभी एक दो का बात हमने ये किया था, की थी, तो
उसमें ये सारी बातें आ जाती हैं। और ये भाईचारा, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं, वो भाईचारा जो है, वह भाईचारा उनके खून में है। सबको संरक्षित करना, जल जंगल जमीन को संरक्षित करना, ये उनका मोटो है, ये उनका जीवन दर्शन है। तो इसलिए उससे अलग हम कहीं नहीं हैं। हाँ, चुनौतियाँ उनकी ये हैं कि उनकी इन बातों को हम शहरी समझ नहीं पाते हैं। फॉलो करना तो दूर की बात है, हम समझते ही नहीं हैं। तो एक समाधान उसका यही है कि आज जब हम मिलकर इतनी बातें उनके लिए कर रहे हैं, तो एक संकल्प भी लें कि उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें जिन कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, क्योंकि बीच में एक बड़ा ही फैशनेबल शब्द आया, मुख्य धारा में आना, आदिवासियों को मुख्य धारा में लाना, ये हाशिए पर है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। हाशिए पर का कोई अर्थ नहीं है। वो मुख्य धारा उनकी अपनी मुख्य धारा है। आप त्रिवेणी कुंभ में जाकर स्नान करते हैं और पाप पुण्य से परे हो जाते हैं, मोक्ष पा जाते हैं। वही चीज़ आप यहाँ करें, जल जंगल जमीन को मिलाकर चलें और तब सबका भला है। और इसी के साथ मैं फिर से जोहार झारखंड की बात करती हूँ, और जय दर्शन परिषद और जय भारत के साथ मैं आप सबको शुभकामना के साथ धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपकी जो यात्रा रही है 20वां अधिवेशन से आज 69वां अधिवेशन का, आपकी ऊर्जा और आभा अभी तक वैसे ही अद्भुत है, बरकरार है। आपकी इस ऊर्जा को, इस जज्बे को बहुत बहुत बधाई और सलाम। और मैं ये बताना भी चाहूँगी कि हमारे रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग है, उसमें जैसे मैडम ने एक सरना स्थल का जिक्र किया, तो हमारा एक अखड़ा है जिसको हम लोग एम्फी थिएटर भी इंग्लिश में कह सकते हैं। और ये अखड़ा में एक हमारा सेक्रेड ग्रोव्स, जो आजकल हम लोग ये वर्ड सुनते हैं, तो इट्स मोर लाइक अ सेक्रेड ग्रोव। और वो अखड़ा में, और हम लोग बहुत ही सुंदर से सब मिल के पूरा विश्वविद्यालय कर्मा पर्व में और सरहुल में उस अखड़े में हम लोग सब लोग सम्मिलित होते हैं। और ये पूजा पाठ से लेकर रंगारंग कार्यक्रम भी होता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस आयोजन सचिव को और परिषद महामंत्री को आमंत्रित करना चाहूँगी पुरस्कारों की घोषणा हेतु। पुरस्कारों की घोषणा और वितरण के पूर्व मैं आग्रह करना चाहूँगी अपने विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर तपन कुमार सांडिल्य, माननीय कुलपति श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी को 2 शब्द। अखिल भारतीय दर्शन परिषद का ये 69वां अधिवेशन होने का शुभारंभ दिन है। ये 3 दिवसीय है। आज के इस सम्मेलन में सम्मिलित मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी जो रांची विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, प्रोफेसर जटाशंकर जी परिषद अध्यक्ष हैं, JS दुबे जी परिषद महामंत्री, प्रोफेसर पूनम सिंह जी प्रधान सभापति हैं, और मंच पर आसीन रंजित बाबू जो मैथमेटिक्स के मगध विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं, और इस सभा में उपस्थित बहुत से श्यामल जी हैं, हमारे शैलेश जी हैं, प्रिंसिपल बेगूसराय से हमारे मित्र अवधेश कुमार जी हैं, और वर्धा के पूर्व कुलपति रजनीश जी हैं, और हमारे गार्जियन के सिन्हा साहब भी सभा में उपस्थित हैं। सभी को एक बार मैं
प्रणाम करता हूँ। आज जो इस अधिवेशन में मेन थीम है जो मैं देख रहा हूँ, जनजातीय जीवन दर्शन। मैं बीच में प्रवेश इसलिए किया कि 2 मिनट बोलकर 1 मिनट बोलकर मुझे कहीं जाना है, तो सर से निवेदन किया कि सर मुझे छुट्टी दे दीजिए, तो बोले आप बोल दीजिए चले जाइए, इसलिए मैं बीच में ही आ गया। तो विषय है जनजातीय जीवन दर्शन। झारखंड ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जनजातीय जीवन का हम लोग सभी जानते हैं कि इसका लाइफ क्या है और उसको फिलॉसफी से केवल जनजातीय जीवन की बात नहीं कर सकते हैं, बल्कि इस फिलॉसफी का संबंध सभी से है, प्रत्येक मनुष्य से है। हम इकोनॉमिक्स के आदमी हैं, हम भी पढ़ते हैं फिलॉसफी के बारे में, जीवन दर्शन के बारे में। इकोनॉमिक्स में देखते हैं, एडम स्मिथ ने लिखा कि जो एडम स्मिथ था वो एक्चुअली ही वॉज मैन ऑफ फिलॉसफी, बट ही वॉज फेमस एज ए इकोनॉमिस्ट इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ही वॉज रिटन ए फेमस बुक of economics and inquiry into the nature and causes of wealth of nations. But he was a great philosopher. हम लोग एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मानते हैं, जबकि एडम स्मिथ फिलॉसफी का व्यक्ति है और उसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया है। तो बड़ा क्लोज रिलेशन है, न केवल इकोनॉमिक्स से बल्कि जितने भी विषय हैं सभी विषय से फिलॉसफी का संबंध है। और इसलिए हम जनजातीय के बारे में, जो मेन थीम है आपके इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का, इसमें जनजातीय पर आपने फोकस दिया है, ट्राइबल लाइफ का फोकस दिया है कि इसके जीवन के बारे में। तो झारखंड में अगर हम कंसंट्रेट करें और झारखंड की बात करें, अब आप झारखंड में देखिए, मैडम पूनम जी अब डिटेल्स में उसके लाइफ का एक्सप्लेन कर रही थी, जिसमें सरना की बात, चाहे वहाँ यहाँ के जनजातियों का जो मेन फेस्टिवल है उसकी जो बात हो रही थी, तो आप उसमें देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, कैसा लाइफ होना चाहिए। यहाँ पर इन 2 बड़ा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल बहुत फेमस यहाँ का, जिसमें वो अपने जीवन को दर्शाता है। एग्रीकल्चर जो मोड ऑफ लाइफ है, जनजातियों का जो इकोनॉमी है वो बेस है एग्रीकल्चर, और कैसा कृषि है वो आज भी देखने को आपको मिलेगा कि वो अपनी कृषि को बचाए रखना अभी भी चाहता है, एग्रीकल्चर को बचाए रखना चाहता है। जल, जंगल, जमीन, यही इसी का वो पूजा करते हैं, यही उनका धर्म है और इसको बर्बाद नहीं होना देना चाहते हैं। अब देखिए आज के दिन में हम पर्यावरण की बात करते हैं, जब इन जनजातियों में पर्यावरण, जब से वो जनजाति है तब से उसके संरक्षण में वो लगे हैं कि हमारा जंगल बर्बाद नहीं हो, हमारा जल संरक्षण भी बना रहे। तो आप पर्यावरण के संतुलन के लिए ये जनजातीय सदियों से, जब से इनका जन्म हुआ तब से उसके संरक्षण में लगे हैं कि हम पर्यावरण को संतुलन बनाए रखें। और ये एक धरोहर है जिसको ये आदिवासी मानते हैं। ट्राइबल लाइफ में अपने को उससे अलग नहीं करना चाहते, उसको बनाए रखना चाहते हैं, उससे जुड़े रहना चाहते हैं। वो जंगल में रहना पसंद करेंगे, खेती करना पसंद करेंगे, अपने मूल चीज को छोड़ने के लिए वो पसंद नहीं करते कि मैं इसको कैसे छोड़ दूं, वो छोड़ना पसंद नहीं करते। तो ये 3 दिवसीय जो सम्मेलन अभी होगा, जो होने जा रहा है, इसमें कई आयाम आपके सामने आएंगे। इन 3 दिन में आप जनजातीय के सारे पहलू को, अभी मैडम ने फिलॉसफी से जोड़ा और वेदांत से भी जोड़ रहे थे, वेदांत से भी जोड़ा जा रहा था इनको कि वेदांत क्या है, वेद में क्या है, उपनिषद में कैसे है, सभी में ये जनजातीय का रोल क्या है। अद्वैत की बात मैडम की कर रही थे, तो द्वैत क्या है। तो जनजातियों के इतिहास को अगर आप देखिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इनका जो लाइफ है वो किस प्रकार का लाइफ है और कैसा रहा है और कैसे हम इसको बचा सकते। सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी जीवन जो होता है
वो व्यक्ति केंद्रित नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आदिवासियों के लाइफ के बारे में आप देखिएगा तो वो व्यक्ति केंद्रित नहीं होता है, बल्कि वह समाज केंद्रित होता है, समाज केंद्रित होता है। ये हमने देखा है कि आदिवासी समुदाय एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं, जहां प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देते हैं। ये उसका फीचर्स है, यहां तक कि वह पथभ्रष्ट होके भी अपने परिवार का सहारा देते हैं। तो श्रम के फलों से, श्रम के द्वारा सामूहिक उपयोग में ही उनके पारस्परिक लेन देन का पूरा समायोजन उनके लाइफ का होता है। तो ये फीचर है कि आदिवासी मूलतः प्रत्येक, जो मैं मानता हूं यहां रहकर, जो मैंने झारखंड में रहकर देखा, वो देखा कि मूलतः प्रकृति प्रेमी होते हैं। आदिवासी प्रकृति प्रेमी होते हैं। प्रकृति की शांत और निश्चल गोद में पलने वाले इस मानव समाज की अपनी एक अलग पहचान है। ये एक मानव समाज है जो उनकी अलग पहचान है। और इस समुदाय, आप देखिए कि इस समुदाय के पहचान जो है, इसकी संस्कृति है जो अलग है, एक अलग संस्कृति है, इनकी अपनी अलग एक भाषा है। अलग भाषा की भी बात अभी किया जा रहा था, ट्राइबल लैंग्वेजेस का। तो अलग संस्कृति है, अलग भाषा है, और इनके पर्व त्योहार भी थोड़ा अलग है जो आपको दिखाई पड़ता है। तो कहने का अर्थ यही है कि आदिवासी समुदाय प्रकृति के सभी घटकों, जैसे कि पेड़ है, पौधे हैं, धरती है, सूर्य है, नदियां हैं और पहाड़ों को सादर बंदन और पूजन करते हैं। यही फीचर है। और इसी में हम उसके जीवन दर्शन को ढूंढते हैं कि इनका जीवन दर्शन कैसा होना चाहिए। हमारे इतिहास पर अगर आप नजर डालते हैं तो भारत सरकार आजादी के बाद संविधान में भी कई प्रावधान इसके जीवन के लिए किए हैं, जो आपके त्रिदिवसीय में सभी लोग इसका विमर्श करेंगे कि हम सरकारी कानून क्या है और सरकार में क्या संविधान है। मैं केवल इतना ही जनजातीय जीवन दर्शन पर आपके बीच दो शब्द रखने के लिए खड़ा हुआ। मैं इस त्रिदिवसीय सम्मेलन की सफलता के लिए आप सभी को बधाई देता हूं कि और मंगल कामना करता हूं कि बड़ा सक्सेस ये रांची विश्वविद्यालय में इसको अभी किया जा रहा है। और आदिवासियों के जीवन विकसित नहीं है ऐसा मानना अब हमारे अनुसार नहीं है, लेकिन वे जो आदिवासी हैं वो तकनीकी जीवन नहीं जीना चाहते। और आज विकास की होड़ में हम तकनीकी जीवन के लिए मजबूर हैं, और वो आदिवासी जो कि अपने को बनाए रखना चाहते हैं समाज से, तो वो तकनीकी जीवन नहीं जीना चाहते हुए ठीक आप देखते होंगे आज भी कि आदिवासी ठीक ढंग से वस्त्र और अपने ठीक वस्त्र धारण करने में भी संकोच क्यों होता है? क्योंकि वो वस्त्र को छोड़ना आज भी पसंद नहीं करते। वो तकनीकी दौर में उसे एडॉप्ट करना नहीं चाहते हैं। वे जंगलों से प्राप्त वस्तुओं को बेचकर उनसे प्राप्त पैसे से अपने जीवन यापन करने में आज वो विश्वास करते हैं। वहीं से वो विश्वास करते हैं और सीधे तौर पर सीधे ढंग से रहकर काम कर जीवन यापन करना उनका मेन उद्देश्य होता है। तो आदिवासी जीवन आज भी अपने को बचा कर रखने की कोशिश करता है, अपनी संस्कृति के नजदीक रहना चाहता है और अपने ऊपर तकनीक का प्रयोग न हो ये चाहता है। और इसी ढंग से सरल और सीधा जीवन जीना और जीवन दर्शन जो उसका है बड़ा सिंपल है, और उसी में वो भी करना चाहता है और अपने को बांधना चाहता है। तो आगे तीन दिवस में विभिन्न इसके जो सब थीम्स होंगे उस पर आपके विचार आएंगे और बड़ा शुभ विचार आएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। और सही कहा सर आपने, जनजातीय जीवन को सच्ची
सराहना देने के लिए हमें उनके मूल्य, संघर्षों और परंपराओं को सच्चे दिल से स्वीकार करना होगा और उनकी पहचान को बनाए रखने में मदद करनी होगी। अब मैं अध्यक्ष भाषण के लिए अपने माननीय कुलपति रांची विश्वविद्यालय डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा को आमंत्रित करना चाहूँगी। अपने आशीर्वचन के लिए 2 शब्द हमारे माननीय कुलपति। मैं अपने आयोजन सचिव और प्रोफेसर दुबे जी को मंच पे आमंत्रित करूंगी पुरस्कार वितरण के लिए। एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ उद्घाटन कार्यक्रम में दिए जाने वाले पुरस्कारों की सूची के साथ। आदरणीय कुलपति महोदय को मैं बताना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में कि परिषद द्वारा 3 ऐसे पुरस्कार हैं जो व्यक्तियों या संस्थाओं को दिए जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं। 5 पुरस्कार विभिन्न पुस्तकों पर दिए जाते हैं और 2 पुरस्कार निबंधों पर दिए जाते हैं। तो ये सब पिछले वर्षों में जो गतिविधियां होती हैं हम लोग आमंत्रित करते हैं, नाम और पुस्तकें, उनकी स्क्रूटनी होती है, उसके बाद ये पुरस्कार तय होते हैं। इस परिषद का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है प्रोफेसर श्री प्रकाश दुबे राष्ट्रीय दर्शन पुरस्कार। यह पुरस्कार हमारे प्रोफेसर एसपी दुबे जी थे, वर्षों तक अध्यक्ष रहे। उनके सुपुत्र एडवोकेट पंकज दुबे चलाते हैं और इस बार का यह पुरस्कार रांची की ही एक विदुषी डॉक्टर राजकुमारी सिन्हा मैडम को दिया जा रहा है। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि इस पुरस्कार में प्रोफेसर श्री प्रकाश दुबे के सुपुत्र एडवोकेट पंकज एक स्मृति चिन्ह देते हैं, मोमेंटो दे। परिषद की ओर से एक प्रमाण पत्र और 11,000 रुपये की राशि दी जाती है। रांची को राष्ट्रीय क्षितिज पर डॉक्टर राजकुमारी सिन्हा मैडम के नाम से ही जाना जाता रहा है और अखिल भारतीय दर्शन परिषद में सर्वाधिक सदस्य बनाने वाली डॉक्टर राजकुमारी सिन्हा रांची से हैं और एक नालंदा से डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने सर्वाधिक सदस्य बनाए। तो मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रतिष्ठित पुरस्कार श्रीमती चंपा देवी मुल्तान मल तांतेड़ आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है और इस वर्ष यह पुरस्कार आरा के हमारे अग्रज, हमारे अभिभावक डॉक्टर महेश सिंह जी को दिया जा रहा है। डॉक्टर महेश सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आएं और आदरणीय कुलपति महोदय से पुरस्कार ग्रहण करें। इस पुरस्कार में
इस पुरस्कार को प्रोफेसर सोहन राज तातेड़ संचालित करते हैं और इसमें 11,111 रुपये की राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। प्रोफेसर महेश सिंह जी की आजीवन सेवाओं को और दर्शन परिषद के प्रति निष्ठा को देखते हुए इस वर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। एक और प्रतिष्ठित पुरस्कार है महामहोपाध्याय पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी पुरस्कार। इस पुरस्कार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन एवं धर्म विभाग के स्वर्गीय आचार्य डॉक्टर हरिधर त्रिपाठी जी अपने प्रपितामह की स्मृति में संचालित करते हैं। इस पुरस्कार को इस वर्ष काशी के ही विद्वान डॉक्टर कमलेश झा को प्रदान किया जा रहा है। किन्हीं कारणों से वे उपस्थित नहीं हो सके हैं, आज हरिद्वार में हैं। उन्होंने डॉक्टर भूपेंद्र शुक्ल जो वाराणसी से ही आए हुए हैं उनको अधिकृत किया है कि यह पुरस्कार उन तक पहुंचाने की कृपा करें। इस पुरस्कार में 10,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। डॉक्टर भूपेंद्र शुक्ल जी कृपया यह पुरस्कार डॉक्टर कमलेश झा जी तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। अन्य पुरस्कारों की घोषणा माननीय कुलपति महोदय के उद्बोधन के बाद की जाएगी। आपको कहीं जाना है आवश्यक कार्य से, 7 बजे कोई मीटिंग थी, इसलिए मैं स्वयं को विराम देता हूं और पुरस्कारों की घोषणा बाद में। मैं इस पुरस्कार के लिए अखिल भारतीय दर्शन परिषद के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं, लेकिन यह पुरस्कार दर्शन के शिखर विद्वानों को दिया जाता है। इस बार इन लोगों ने एक विद्यार्थी को पुरस्कार दिया है और वह भी समझदार विद्यार्थी नहीं है। मैं विद्यार्थी जीवन से ही गीता का अध्ययन कर रहा हूँ और गीता में योग कर्मयोग को सबसे प्रधान माना गया है, लेकिन आज तक हमको यह समझ में बात नहीं आई कि कर्मयोग प्रवृत्ति परक है या निवृत्ति परक है, या प्रवृत्ति में निवृत्ति है या निवृत्ति में प्रवृत्ति। तो मैं चाहूँगा इन शब्दों के साथ अपने विद्वान और विदुषी जो हमारे दार्शनिक हैं उनके प्रति मैं 2 शब्द सर मैं रखना चाहूँगा कि यह जो दर्शन पुनीत विषय का आपने अध्ययन अध्यापन चुना है वह आपका स्वधर्म है और स्वधर्म वर्ण धर्म से विशेष होता है। वर्ण धर्म में शास्त्र से आप गाइड होते हैं, स्वधर्म में स्वभाव से गाइड होते हैं और इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि यह जो स्वधर्म है तो यह ऐसा धर्म है कि अल्पस्य अस्य धर्मस्य त्रायते भयतो मां, कि यह ऐसा धर्म है कि इसका छोटा सा भी अंश आप कर रहे हैं, हल्का भी कर रहे हैं, तो भारी से भारी भय से आपको मुक्त दिला सकता है और अधिक से अधिक आपको आनंदित कर सकता है। मेरे साथ यही बात हुई है। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन दर्शन की सेवा थोड़ा ही कर रहा हूँ और अध्यक्ष जी
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो सम्मान आपने मुझे दिया है, जो जीवन के शेष दिन हैं, उस सम्मान की अर्हता को मैं प्रमाणित करने की भरपूर कोशिश करूँगा। ना हम वहाँ पे बाबा चढ़ी आपके इन आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपने माननीय कुलपति को मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी अपने अध्यक्षीय भाषण के लिए। जोहार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले 69th अखिल भारतीय दर्शन परिषद के राष्ट्रीय नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे सारे विद्वतगण, मैडम वो कागज दीजिएगा थोड़ा लिस्ट का, विद्वतगण, मैं थोड़ा सा समय की कमी होने के कारण मैं घबरा रहा था, क्योंकि आपका प्रोग्राम आज 10वें दिन से था। एक कॉलेज में मैं आज शाम में 6:30 से रखा था ग्रेजुएट सेरेमनी, और वहाँ सारे बच्चे और सारे वेट वेट कर रहे हैं और लगातार फोन आ रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा घबराया हुआ था। अन्यथा मैं कल से तो आपके साथ हूँ ही। सो माननीय प्रोफेसर जटाशंकर जी, डॉक्टर जे.एस. दुबे साहब, प्रोफेसर पूनम सिंह जी जो हमारे रांची विश्वविद्यालय की स्टूडेंट हैं, हमारे सीनियर प्रोफेसर आर.सी. शुक्ला जी पटना यूनिवर्सिटी के एक्स हेड रहे हैं, और प्रोफेसर शुक्ला, आर.सी. सिन्हा, डॉक्टर शुक्ला हमारे वर्धा के फॉर्मर वाइस चांसलर हैं। इनफैक्ट आज का जो टॉपिक है, आज का जो नेशनल सेमिनार है, जिसमें 19 स्टेट से लोग आए हुए हैं, 121 यूनिवर्सिटी के 570 डेलीगेट आए हुए हैं। सारे लोगों को, सारे विद्वतगणों को, हेड, डीन, डायरेक्टर, फॉर्मर वीसी, फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स, डेलीगेट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं रांची विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सबों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि प्रोफेसर जटाशंकर साहब बतला रहे थे कि 50 साल के बाद आज रांची में यहाँ पे दोबारा इस तरह के नेशनल सेमिनार हो रहे हैं फिलॉसफी के, तो हमें नहीं लगता है कि जो 25 से 30 साल के रहे होंगे, पहला सेमिनार जो रांची में अटेंड किए होंगे, दूसरा पता नहीं पहला कोई अटेंड करने वाले हों, तो एक बार हाथ उठाए उनके लिए लोग ताली जरूर बजाएंगे। हैं ग्रेट 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 ग्रेट। देखिए, पहला सेमिनार आज से 50 साल पहले भी अटेंड की, और 50 साल के बाद यह सेमिनार अटेंड कर रही हैं मैडम, धन्यवाद। वाह, आपसे उम्मीद करेंगे कि आप 69 में 100वां सेमिनार भी अटेंड करें। तो डॉक्टर पूनम सिंह के बारे में बताएं, इन्होंने बताई 1975 में जिस समय पहला सेमिनार हुआ था, उस समय पीजी के स्टूडेंट थी रांची विश्वविद्यालय में, और जहां उस समय विश्वविद्यालय बहुत छोटे स्थिति में थी और एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक सब साथ चल रहा था, उन्होंने बताया भी आपको। उसके बाद 76-77 में नया बिल्डिंग हमारा इस्टेब्लिश हो गया, और उसके बाद सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हमारे हो गए, और वहाँ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन रह गया। जैसा कि विषय है जनजातीय जीवन दर्शन, मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, कहे कि जटाशंकर जी को देख के हमें जॉन हॉस्पर याद पड़ रहे हैं। जॉन हॉस्पर एक फिलोसफर थे, और मुझे फिलोसफी आता नहीं, मैं साइंस का आदमी हूँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आदमी हूँ, क्रोमोजोमल जेनेटिक्स का आदमी हूँ मैं। एक हमारे हॉस्टल में रहते थे नरेश अम्बस्टा, हमारे सीनियर थे, शायद आप लोग कोई जानते होंगे, नरेश कुमार अम्बस्टा। उनके साथ, उनके पास से मैं एक बार किताब लिया था, इंडियन रिलीजन बाय स्वामी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की किताब थी। राधाकृष्णन की किताब थी शायद, इंडियन रिलीजन या इंडियन फिलॉसफी की कोई किताब है, इंडियन रिलीजन कुछ थी। तो उस समय मैं उनसे देख के पढ़ा था, उसके अलावा और चीज़ें तो नहीं जानता हूँ। लेकिन एक बात जान रहे हैं कि जो अभी हमारा सब्जेक्ट लिया गया जनजातीय जीवन दर्शन,
सर हम इनको आदिवासी मानने को हम नहीं तैयार हैं। ब्रिटिशर्स ने 4 शेड्यूल लाया था। एक शेड्यूल में जो था, जो ट्राइब्स को रखा था, वो शेड्यूल ट्राइब्स बन गए। एक जो उन्होंने शेड्यूल कास्ट बन गए, बाकी सारे के सारे बाकी 2 शेड्यूल धीरे धीरे विलुप्त हो गए। सो ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कोई ट्राइब्स नहीं है, ये हमारे बीच के लोग हैं, ये हमारे वनवासी लोग हैं जो थोड़ा फॉरेस्ट में रहते हैं, जल जीवन से इनका ये है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये अपने साथ साथ ये पूरी सोसाइटी के लिए समर्पित हैं। इनका अपना कल्चर, इनका अपना रिलीजन, इतना आप जस्ट इमेजिन कीजिए। अभी आने वाले अगले हफ्ते में 1 और 2 तारीख को सरहुल का पर्व आ रहा है। सरहुल क्या है? जिस समय पतझड़ के बाद साल में स्प्राउटिंग स्टार्ट होता है, और जब स्प्राउटिंग स्टार्ट होता है पेड़ों में, जंगल में हरियाली आती है पतझड़ के बाद, उसी पर ये लोग सरहुल का फेस्टिवल मनाते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड कंप्लीट। इनका अपना बोलना इनका गाना है, चलना इनका डांस है। आप यही समझ लीजिए कितना मस्त जिंदगी है इनकी, इतनी मस्त जिंदगी है इनकी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मैं बताऊं कि आपसे और हमसे ज़्यादा ये बड़े आयुर्वेद हैं। ये फॉरेस्ट में रहते हैं, ये मेडिसिनल प्लांट्स ही नहीं सिर्फ पहचानते हैं, ये कौन मेडिसिनल प्लांट कहाँ है, किस हाइट पे है, किस हम एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, वो जानते हैं कहाँ है और किस बीमारी में कौन सा पेड़ का पत्ता तोड़ना है, किसका गार के पिलाना है, किसको लगाना है। ये इससे ज़्यादा मतलब दे आर द रियल साइंटिस्ट, नेचुरल साइंटिस्ट। रांची विश्वविद्यालय में 9 विषयों में अभी ट्राइबल लैंग्वेजेज में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई हो रही है, PhD स्टडीज वगैरह चल रहे हैं। 2 सब्जेक्ट के और ग्रामर बन रहे हो सकता है इस सेशन में हम लोग शुरू भी कर दे 2 और सब्जेक्ट। आप जब उनके ड्रेस को देखेंगे, चाहे वो नागपुरी हों, चाहे वो संथाली हों, चाहे हर जितने कल्चर के लोग हैं, उनका गौर से जब आप देखेंगे, उनका हेयर स्टाइल अलग है, उनका ड्रेस स्टाइल अलग है, उनका कलर कॉम्बिनेशन अलग है। आप जो जानते हैं वो बता दिए, उनका कपड़ा देखकर दूर से बता दिए संथाली है, ये नागपुरी है, ये कोट है। ये चीज़ है उनका, एकदम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है। और जैसे झारखंड की बात करें तो 32 ऐसी भाषाएं हैं और कितने और चीज़ें जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। आपका जो दर्शन है, आपका जो फिलॉसफी है, वो एक साइड में रिलीजन को लेकर चलता है, एक तरफ में इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर चल रहा है। हर जगह पे आपका योगदान है। हम चाहेंगे कि चूँकि आज ये मौका मिला है 50 वर्ष के बाद, आप लोग यहाँ पे आए हैं, सारे विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, कि हम लोग कुछ ऐसा उपाय और निकाल सकें कि जो भाषाएँ धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, जो कल्चर विलुप्त हो रही हैं, इट इज़ ए पार्ट ऑफ फिलॉसफी। इसको भी, इस पर भी थोड़ा सा आप लोग शोध करें, इस पर भी आप लोग थोड़ा सा समय दें। जो हम ये आप लोग एश्योर करते हैं, पूरे चाहे 119 विश्वविद्यालय में कहीं के लोग हों, जो भी खर्च आएगी, जो भी एक्सपेंसेस चाहिए आपको रिसर्च के लिए, हम देने को तैयार हैं। आई एश्योर फ्रॉम दिस मंथ, जिस तरह के आप प्रोजेक्ट लेना चाहें मैं देने को तैयार हूँ, फंडिंग करने को तैयार हूँ। लेकिन यहाँ के कल्चर, यहाँ के रिलीजन अगर नहीं बचा पाएंगे, एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये कल्चर तभी बचेगा जब उनको उससे 2 पैसे की इनकम होगी। मैं आपसे बताऊं, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज से 9 या 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। यहाँ से सोहराई पेंटिंग खत्म हो चुकी थी, सोहराई खत्म हो चुका था। यहाँ का एक कल्चर है सोहराई। अर्जुन मुंडा जी उस समय CM थे, उनसे बात की गई, बात करने का उन्होंने एश्योर किया, और हम लोगों ने जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग थे उस बिल्डिंग पे, मैं भी सेंट्रल सर्विसेज से आया हूँ, सेंट्रल सर्विसेज रिटायर करने के बाद मैं VC बना हूँ, तो सारे बिल्डिंग्स में हम लोगों ने सोहराई पेंटिंग स्टार्ट करवा दिया। आज आप देखिए बहुत अच्छी हालत में हमारा बिहार का मधुबनी पेंटिंग्स की बहुत अच्छी हालत नहीं है। क्यों? कि वो इनकम जो जनरेट होना चाहिए, वो जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज की जरूरत है, वो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। और इसके कारण क्या है कि स्टेडियम में एक रूम में
पटना में जाके देखिए तो में सिमटा हुआ है, हम भी पटना के ही हैं। तो धीरे धीरे करके इसी तरह से वो डिजेनरेट करता हुआ एबॉलिश हो जा रहा है। तो हमें उन कल्चर को बचाने के लिए, उनका कंजर्वेशन करने के लिए, सर आप अगर चाईबासा साइड के कोई हैं यहाँ पे तो जाके मंगला हाट में आज भी आप देखिएगा, मैं सिंहभूम में पोस्टेड था, आज नहीं मैं बात कर रहा हूँ 85-86 का, उनका जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स था उसको आज आप जब गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना साइंटिफिक था, कितना साइंटिफिक था। यू कैन नॉट इमेजिन कि एक साथ वो कितना मल्टीफेयर्स काम कर सकते थे उससे। वो हंटिंग भी कर लेंगे, वो घर का भी काम कर लेंगे, ना पानी का भी फ्लो चेंज कर लेंगे, हर वो खेत का भी काम कर लेंगे। इतना अच्छा उन लोगों का सिस्टम था। और हम आज जहाँ हैं, बहुत पहले केजी तो नहीं आया था, उनके यहाँ पहला होता था। पहला बहुत लोग जानते होंगे, पहला जिससे कि पौआ, आधा सेर, कनुआ, इस तरह का उनका एक ये था, वेट का बर्तन था। अब क्या है कि अगर आप उस 1 केजी का पहला, 1 सेर का पहला को आप वेइंग मशीन पे चढ़ा दीजिए तो एकदम वो 1 सेर ही होगा। नॉट केजी, हम सेर की बात कर रहे हैं, उस समय सेर चलता था। तो वो जो परफेक्शन था, लेकिन ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन बाय द महाजन्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं। इसीलिए इस तरह के बहुत ज़्यादा रिवोल्ट हुए हैं। अगर चप्पल मिलता था 12 रुपये 99 पैसा में, सर लोग पुराने लोग हैं जान रहे होंगे, चप्पल जुबली का चप्पल 12 रुपये 99 पैसा मिलता था, तो आदिवासियों को महाजन 1 पैर का चप्पल 12 रुपये 99 पैसे में देते थे। मैंने ये मणिपुर में भी देखा हूँ, मैं सिंहभूम में भी देखा हूँ। और दूसरा पैर का चप्पल देने के लिए फिर 12 रुपये 99 पैसा लेते थे उनसे। इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन रहा है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन का ही कारण रहा है कि इतना तरह के रेवोल्यूशन आए हैं, इतने तरह के प्रॉब्लम्स आए हैं। मैं चाहूँगा कि आप सारे विद्वत लोग हैं, स्कॉलर लोग हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग आज आए हुए हैं। कुछ अगर हम झारखंड के जनजातियों पर, यहाँ के ट्राइबल कल्चर पर, ट्राइबल लैंग्वेजेज पे अगर कुछ आप लोग का शोध हो सके, कोई टॉपिक ले सके, तो हम आप लोग के थैंकफुल रहेंगे। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए फिर कल आप लोगों से भेंट होगी ही। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आप लोगों को ये 3 दिवसीय सेमिनार, जिसमें पता नहीं किसकी नज़र लग गई थी, पहले बंदी हो गया, सारे लोग परेशान हुए, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसके बाद बारिश आ गई जिससे मैं होना था। और आज जैसा बंदी हमें लगता है कि 5-7 साल, 10 साल, 15 साल में मैंने नहीं देखा है सर। हर चौक को ब्लॉक करके रख दिया था। आज मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ मोटरसाइकिल से। किसी तरह गली कूचा घुसते हुए मैं मोटरसाइकिल से यूनिवर्सिटी आके काम खत्म किया हूँ। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, बहुत दिक्कतें हुई, इसके लिए हम भी आप अपने तरफ से शर्मिंदा है, आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। मैं कुछ नहीं कर पाया। नेचर के साथ भी देखिए, मार्च अप्रैल का बेस्ट सीजन होता है सेमिनार, सिंपोजियम या कहीं के लिए, और यहाँ लगातार 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, रात दिन बारिश हो रही है। तो चलिए, ये हो सकता है आप लोगों का वेलकम हो, स्वागत हो। पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय झारखंड, जय भारत। धन्यवाद सर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जीनोम कोडिंग के वैज्ञानिक, एक शोधकर्ता, प्रशासक, एकेडमिशियन, कसर अनुसंधान संस्थान के पूर्व के निदेशक, जिन्होंने 28 राज्यों को देख रेख की। और हमें ये बताते हुए हमारे माननीय कुलपति के बारे में गर्व महसूस हो रहा है कि इनके कार्यकाल के दौरान ही भारत सरकार द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा तसर रिसर्च इंस्टीट्यूट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से भी नवाजा गया। तो आज हम इनके मार्गदर्शन में रांची विश्वविद्यालय आगे अग्रसर है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इनके मार्गदर्शन में इसी तरह का हम सारा 3 दिवसीय हो, 2 दिवसीय हो, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में, आज के इस ओपनिंग सेशन के अंतिम पड़ाव में, मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए दर्शन शास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा सिंह को मंच पर बुलाना चाहूँगी। कुछ क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। कुछ पुरस्कार वितरण जो बाकी रह गए हैं, चूँकि हमारे माननीय कुलपति को एक अन्य कार्यक्रम में जाना, इसीलिए
क्षमा चाहते हैं वहाँ जो वेट कर रहे हैं, कल भी मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कल के कार्यक्रम में हमारे माननीय कुलपति आपसे सब जुड़े होंगे। सर को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ओपनिंग सेशन के अंतिम पड़ाव में पुरस्कार वितरण में प्रोफेसर दुबे जी को माइक देती हूँ। पुस्तकों की श्रृंखला में हमारे परिषद का जो सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, तो सर्वाधिक प्राचीन पुरस्कार है, वह है स्वामी प्रणवानंद दर्शन पुरस्कार। इस वर्ष यह पुरस्कार बोधगया की पूर्व प्राध्यापक एवं अध्यक्ष डॉक्टर नीलिमा सिन्हा की कृति दिग्नाग विरचित हेतु चक्र डमरू मध्य के मूल पाठ का विवेचन को दिया जा रहा है। डॉक्टर नीलिमा सिन्हा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं, और यद्यपि कुलपति महोदय चले गए हैं, लेकिन इस कुल की पूर्व छात्रा डॉक्टर पूनम सिंह हमारे बीच में हैं, और हमारे अध्यक्ष जी, आप दोनों से पुरस्कार ग्रहण करें। डॉक्टर नीलिमा सिन्हा ने इस पुरस्कार में 10,000 रुपये का चेक स्वामी प्रणवानंद दर्शन ट्रस्ट की ओर से दिया जाता है, और प्रमाण पत्र। सब यहीं के निकल रहे हैं। ये तो एल्यूमिनी मीट भी हो गया, बड़ा अच्छा रहा। अगला पुरस्कार श्री खचेड़ू सिंह नागर स्मृति पुरस्कार है, जो इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर वंदना शर्मा दिया को दिया जा रहा है, और उनकी पुस्तक है नेचर्स विजडम इंडियन फिलोसॉफिकल इंसाइट्स। 2 दिन पहले दुर्घटना हो गई है और वो आने में असमर्थ हैं। दिल्ली से पधारे हुए हैं डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव जी हंसराज कॉलेज के। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आएँ और वो पुरस्कार ग्रहण करें। डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव जी, और इस पुरस्कार को डॉक्टर वंदना शर्मा तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। इस पुरस्कार में श्री विजय सिंह भाटी इस पुरस्कार को संचालित करते हैं, और उनकी शर्त थी कि हिंदी अथवा अंग्रेजी में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित पुस्तक पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। इस वर्ष अंग्रेजी भाषा में यह प्रकाशित पुस्तक को यह पुरस्कार दिया जा रहा है, और 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार है। डॉक्टर शकुंतला सिन्हा दर्शन पुरस्कार है। यह भारतीय दर्शन अथवा नीति शास्त्र के ऊपर लिखी गई किसी पुस्तक पर दिया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार भारत सेवक समाज सुपौल के पूर्व प्राचार्य, सुपौल महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य एवं मधेपुरा विश्वविद्यालय के BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के कुलपति भी रहे हैं, डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी। आपकी कृति है अधिनीति शास्त्र का सरल अध्ययन। आपकी पुस्तक को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इसमें भी 5,000 रुपये और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।
वैद्य श्री गणपत राम जानी पोलरपुर वाला गुजरात पुरस्कार। इस वर्ष यह पुरस्कार गौतम बुद्ध नगर के डॉक्टर शिवेंद्र विक्रम सिंह को दिया जा रहा है। डॉक्टर शिवेंद्र जी आए, इनकी पुस्तक है डायनेमिक्स ऑफ कॉन्शसनेस। आपका पुरस्कार आपकी कृति को इस वर्ष पुरस्कृत किया जा रहा है। इसमें 1000 रुपये का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, जोधपुर राजस्थान, दर्शन पुरस्कार। इस वर्ष यह पुरस्कार प्रयागराज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के सहायक आचार्य डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह को दिया जा रहा है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह उपस्थित हैं, नहीं हैं तो उनके सहयोगी डॉक्टर नीरज पांडे इस पुरस्कार को ग्रहण करें। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह की पुस्तक है वसुधैव कुटुंबकम। इस पुस्तक को 1500 रुपये का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर नीरज पांडे जी उनके सहयोगी हैं, विभागीय सहयोगी। इस पुरस्कार को डॉक्टर शैलेंद्र सिंह तक पहुंचाने की कृपा करें। इसके साथ ही डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को एक और प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। वेरावल में एक अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में उनको विजयश्री स्मृति पुरस्कार मिला था। वो सर्टिफिकेट कहीं उनसे गुम गया था, उन्होंने हमसे आग्रह किया कि एक और प्रमाण पत्र दे दिया जाए, तो इसके साथ ही एक पुराने प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति भी शैलेंद्र विक्रम सिंह को दी जा रही है। स्वामी दयानंद निबंध पुरस्कार के लिए हम लोगों ने एक विषय रखा था, विकसित भारत एवं स्वामी दयानंद की दृष्टि। इस विषय पर परिषद के हमारे युवा शोधार्थियों ने, जो 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं, 6 शोधार्थियों ने अपने आलेख प्रस्तुत किए थे। उनको जजेस को भेजा गया। डॉक्टर देशराज सिरसवाल चंडीगढ़ के जज थे और दूसरी डॉक्टर वंदना शर्मा दिया। इन दोनों लोगों ने रांची के ही विद्यार्थी श्री समित नस्कर के लेख को पुरस्कृत किया है और इनके लेख निबंध का विषय है विकसित भारत और नारी सशक्तिकरण, स्वामी दयानंद का दृष्टिकोण। समित नस्कर कृपया मंच पर आएं और पुरस्कार ग्रहण करें। 1000 रुपये का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।